नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे मानगढ़ धाम की। मानगढ़ का अपना एक इतिहास है। जलियांवाला बाग जिसे हम सब लोग जानते हैं, हमारी रूह कांप उठती, ऐसा ही मानगढ़ में हुआ। मानगढ़ में करीब 1500 भील आदिवासियों की हत्या अंग्रेजों के जमाने में कर दी गई थी 1913 में। और ये घटना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सामूहिक नरसंहार हुआ ये अंग्रेजों के ज़माने में। गुरु गोविंद और ये मानगढ़ धाम, उसका सबसे बड़ा महत्व यही है। हम सब लोगों के लिए एक शहादत के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। केवल बात आदिवासियों की नहीं है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में जब वो गोली चल रही थी तो कोई आदिवासी या कोई सवर्ण या कोई दलित ये नहीं देखी जा रही थी, और न ये सोच कर के वो लोग आंदोलन कर रहे थे। महज एक ही मकसद था कि आज़ादी की सांस अंग्रेजी हुकूमत से हम बाहर निकल के लें। तो चले, इसका अपना एक महत्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ 1 तारीख यानी कि मंगलवार को आ रहे हैं। इतिहास के पन्ने अमिट हैं, वो छाप किसी से छिपाई नहीं छुप सकती। हर कोई जानता है उस दर्द को, उस शहादत को, उस महत्व को। और वहाँ पे 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसे घोषित किया जाएगा, ये डिमांड भी उठ रही है। खैर चले, लेकिन सियासी मायने अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी कोशिश होगी कि हम इस शहादत के इन पलों को उसी तक सीमित रखें। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह जुड़े हुए हैं, भाजपा से राखी राठौर जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं राखी जी आपके पास आना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्मारक की मांग कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गुलाब चंद कटारिया ने भी की है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है। और मुझे लगता है कि स्मारक से एक वो रेस्पेक्ट उस स्थान के लिए, उसके महत्व के लिए होगा। तो मेरा बस इतना मानना है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसे हम किस नज़रिए से देखें, कुछ सियासी बातें भी आ रही हैं, लेकिन बात यहाँ राजस्थान के इतिहास से जुड़ी है। तो राष्ट्रीय स्मारक को लेकर के मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हाँ, क्या वास्तव में इस पर कुछ होना चाहिए। निश्चित तौर पे योगेंद्र जी, जैसे हम हमारे देश के अंदर जो पुराना इतिहास रहा उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो कि हम तक नहीं पहुंच पाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी वर्तमान सरकार का कि इस तरह की चीज़ें सामने लाने का प्रयास किया। जनजातीय जो बंधु हैं उनका जो योगदान रहा, जो उनका त्याग रहा। आज देखिए, मानगढ़ जब से आने की बात मोदी जी की हुई है तब से लोगों ने सर्च करना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया कि क्या हुआ, क्यों इनका कंपैरिजन जो है वो जलियांवाला बाग कांड के साथ किया जा रहा है, क्या योगदान उनका रहा अंग्रेजों के खिलाफ। जो भारत का एक पूरा युद्ध था, उनके खिलाफ जो पूरा अभियान था, उनमें किस तरह का उन्होंने योगदान दिया। तो निश्चित तौर पे इतिहास के पन्नों के माध्यम से जो हमारे योद्धाओं ने काम किया उसको पहचान दिलाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह का योगदान, किस तरह का संघर्ष हमारी जनजातीय समाज ने किया, और वही लाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और आप देखिए, इससे पहले भी हमने अलग अलग जगहों पर जो हमारे इतिहास है, चाहे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें हों, उनको आगे लाने का, उनके डेवलपमेंट का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी क्रम में इस मॉन्यूमेंट को भी आगे डेवलपमेंट के साथ में भारत सरकार लेकर के जाएगी। जो इतिहास के पन्नों में दब के रह गया, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, उन सभी जानकारियों को सभी लोगों तक पहुंचाने का काम जो सरकार द्वारा किया जाता है। और मुझे लगता है कि शहादत को सच्चा सलाम उसी माध्यम से दिया जाएगा। ये वो आदिवासी क्षेत्र है, चाहे बात अंग्रेजों के वक्त की हो या मुगलों के वक्त की। जब महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा था मानसिंह के साथ में, अकबर के सेनापति थे, तब भी हमारे आदिवासी जो भील थे उनका बड़ा योगदान रहा था। गोरिल्ला युद्ध जिसके आज हम चर्चा सुनते हैं, तो वो छापामार युद्ध उसको कहा करते थे, उसमें बड़ी महारत थी आदिवासियों को। और वो उनकी अपनी एक पूंजी भी थी, वो कला जो उनकी थी, युद्ध कला थी उनकी। लेकिन यह बात मानगढ़ की है। मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, मानगढ़ का अपना एक इतिहास रहा है। जलियांवाला बाग और वैसा ही एक कांड होता है राजस्थान में, लेकिन वास्तव में अभी तक जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई मानगढ़ को। जानते सब हम, इतिहास में भी अगर हमारे सब्जेक्ट्स में देखें तो उस तरह से इतिहास में नहीं पढ़ाया गया जो जलियांवाला बाग को एक एक बच्चे की जुबान पे हम सुन सकते हैं। अभी भी पूछते हैं कि अच्छा, मानगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई थी, फिर अभी तक हम लोग अनभिज्ञ क्यों रहे उससे। देखिए योगेंद्र जी, अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि जलियांवाला बाग की जो घटना पंजाब में हुई थी उसके सापेक्ष में ये घटना दब गई इतिहास में, इसके साथ न्याय नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है।
और दूसरी बात क्या है कि आदिवासी जो तबका है वो शुरू से ही हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कुछ उपेक्षा भी रहा है। वो विकास के मुख्य धारा में शामिल भी नहीं हो पाया और उसकी एक राजनीतिक से भी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि वो कहीं भी एक्नॉलेज नहीं हुआ। लेकिन पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो राजस्थान की राजनीति में भारतीय ट्राइबल पार्टी का उदय हुआ है। तो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अगर उनकी पहचान बनी, तो मैं समझता हूँ पिछले 2 चुनावों से राजस्थान में बनी है। उन्होंने अपने आप को राजनीतिक रूप से अपने को अंकित किया है और इतिहास गवाह है कि ये बात सही है कि अगर उस समय जब आंदोलन हुआ तो गुरु गोविंद के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उसमें 1500 आदिवासी शहीद हुए। ये कोई छोटी संख्या नहीं थी। लेकिन मैं मानता हूं कि चाहे राज्य सरकार हमारी हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, उनके साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और ये बात आज हम सब महसूस करते हैं कि आदिवासियों के साथ जो उनकी बलिदान हुआ उसका कभी न तो न्याय हुआ और न वो कभी उसका उल्लेख हुआ। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छी घड़ी आई है जिसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रदेश में, वो दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं इस अपनी यात्रा में। तो मैं समझता हूँ कि जो मानगढ़ में जो यात्रा का जो भाषण होने वाला है या सभा हो रही है, उसमें अच्छी बात यह है कि वो सीमा 3 राज्यों की सीमा में लगती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और उनके बीच में वहाँ जो आदिवासियों की संख्या है वो बड़े मतदाता की स्थिति है और बड़े, अब वो जिस तरह की उनकी अभिव्यक्ति पिछले चुनाव में हुई है उससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनको एक पहचान, राजनीतिक पहचान भी होगी। प्रधानमंत्री जी उनके उस इतिहास को याद भी करेंगे और मैं समझता हूँ हमारी आज की वर्तमान परिस्थिति में उस समाज का एक स्थापन भी करेंगे। उसके साथ साथ ही जो आदिवासियों, जिन्हें 1500 आदिवासियों ने त्याग दिया, बलिदान किया संग्राम में, उनकी याद में भी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने उनको 2 पत्र लिखे हैं, उसमें उन्होंने मांग की है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो मैं समझता हूँ उन शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और उनके बलिदान को हम पहचान पाएंगे और इतिहास में उनको साक्षी बना पाएंगे। ये एक अच्छा कदम होगा। बिल्कुल। सुदर्शन, एक बड़ी चर्चा है कि राष्ट्रीय स्मारक को लेकर के काफी चर्चा है और इसमें कोई एक तरफी मांग नहीं है। बीजेपी भी डिमांड कर रही है, गुलाब चंद कटारिया कह चुके हैं ये बात, अशोक गहलोत पत्र लिख चुके हैं, कह चुके हैं और डिमांड भी कर चुके हैं। ट्विटर पे भी उन्होंने डाला कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो स्टेज भी शेयर करेंगे और मुझे लगता है कि उनके सामने इस डिमांड को भी उठाएंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं क्योंकि बात राजस्थान की धरती पे आंदोलन हुआ और उस वक्त स्थितियां कुछ ऐसी थी कि शहादत जिन लोगों ने दिए हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, वहाँ के आदिवासी भी बताए जाते हैं सब में, जो सामूहिक रूप से जो हुआ उस वक्त, तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है। ये वो बेल्ट है कि जिसमें कहूँ कि मैं आदिवासियों के संगम की एक जगह है वो, और उसका अपना एक महत्व भी है। तो राष्ट्रीय स्मारक को लेकर के हम कुछ मान सकते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री ये जो अब तक जैसे सबने माना भी कि वास्तव में वो पहचान नहीं मिल पाई, उसे वो पहचान दिला पाएंगे। जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से भले ही इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने का समय मिल जाता है, एक मंत्री की कुर्सी चली गई थी, उसको लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये कहा कि आटे पर जीएसटी लगा दिया, चावल पर जीएसटी लगा दिया, लेकिन बावजूद उसके उनको भी एक उम्मीद है कि सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद अगर हम बात करें तो कश्मीर में धारा 370, उसके बाद अगर हम बात करें तो कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये और उसके बाद में दिल्ली में वार मेमोरियल, तो ये सब जो फैसले हैं उसके बाद लगता है, क्योंकि आदिवासियों का जिस तरीके से अभी आप सब कह रहे थे एक बड़ी जगह है जी, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, इसके चलते लगता है कि शायद पीएम मोदी ये जो तोहफा है ये राजस्थान को जरूर देंगे। बिल्कुल राखी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पीड़ा सबकी है, हर राजस्थानी वासी की है कि बिल्कुल इतना उपेक्षित क्यों रहा, कि अब तक क्यों पहचान नहीं मिल पाई। खैर चलो, जो भी कुछ चर्चाएं रही होंगी, वजह क्या रही पता नहीं है। वो प्रदीप जी ने बड़ा एक कड़वा सच कहा कि आज़ादी के बाद भी आदिवासियों को जो उनको मिलना चाहिए तो हक नहीं मिल पाया। एटलीस्ट अब दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, बेशक उसके पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन अब हक मिलता नजर आएगा। ये अगर जैसे आप लोगों ने भी कहा कि वास्तव में एक उस शहादत के प्रति श्रद्धांजलि होगी अगर राष्ट्रीय स्मारक बन जाता है। तो एक यहाँ पे ये बात भी आ रही है कि ये वो बेल्ट है जिसे भुनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राजनीतिकरण किया जाए, राजनीति के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। जब 2 पार्टियों के नेता एक मंच पे होंगे और ध्रुव विरोधी हों एक दूसरे के, वो मंच पे होंगे, तो ऐसे में मुझे तो लगता नहीं है। लेकिन दबी जुबान से ये बात दोनों तरफ से कही जाती है कि इतने साल तक उस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया,
एक पार्टी कहती है कि चलिए अब ध्यान देना चाहिए, इतने दिन से क्यों याद नहीं आई, सरकार उस पार्टी की भी रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि शहादत पे किसी तरह की भी कोई राजनीति हो, लेकिन हो रही है, इसे वोट बैंक के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है जनता के सामने सब कुछ है और किसी पार्टी की बोलने की जरूरत नहीं है किसने क्या किया क्या नहीं किया। ये कच्चा चिट्ठा जनता के सामने और उसी के माध्यम से उसी को समझकर जो वोट है वो दिए जाते हैं। लेकिन जहां तक अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि आदिवासी समुदाय जो है उनका एक तरह से देखा जाए तो नेग्लिजेंसी रही, मैं इस बात से सहमत हूँ। और इसी के लिए देखिए क्या है, जरूरत इस बात की है कि आदिवासी समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, चाहे महापुरुषों द्वारा या आज के समय में अगर देखें तो आदिवासी समाज से एक महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करना, हमारे सबसे ऊपर जो संवैधानिक पद पर उनको सुशोभित करना, एक निश्चित तौर पे आदिवासी समाज में उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेंगे। चाहे 15 नवंबर का दिन हो, जबकि जब भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर एक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने किया, जिससे कि आदिवासियों को उनकी संस्कृति, उनके इतिहास के बारे में और किस तरह से वो मेन स्ट्रीम पर आ सकते हैं, वो प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किया गया। तो निश्चित तौर पे देखिए हमें जरूरत इस बात की है कि वो एक्शंस लिए जाएं और जब कल मानगढ़ के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो पूरा देश इस बात का साक्षी होगा कि हमारी जो शहादत थी उसको किस तरह से सम्मान करने की आवश्यकता है। जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों पर। मुझे भी अच्छा लगा कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ शहादत की बात करें, जिन्होंने अपने बलिदान दिया। हमारे गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में जब 1500 से ऊपर लोगों ने वहां पे शहादत दी तो निश्चित तौर पे आज राजनीति की नहीं राष्ट्रनीति की जरूरत है। और हमें जरूरत है इस बात को सोचने की कि हमारे जो इतिहास के अंदर पन्नों के अंदर दबी हुई हैं। मैं कहना चाहूंगी शिवराज सिंह जी ने दिसंबर के अंदर जो अपने ये टाटिया भील जी जो है उनके बारे में बात करी, उनको किस तरह से इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। गुरिल्ला आपने बताया कि किस तरह से गुरिल्ला युद्ध के में महारथी उनकी भी हासिल थी। उन्होंने किस तरह से मध्य प्रदेश के बहुत सारे जंगलों में काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपने युद्ध को लगातार जारी रखा। इन महापुरुषों को अब सामने लाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि भारत अपने आप में एक सब कुछ इंक्लूडेड है। हमें किसी भी ना तो मुगलों की जानकारी लेने की जरूरत है। अगर हम अपने इतिहास को ढंग से समझेंगे तो निश्चित तौर पे गौरवान्वित हर जना महसूस करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है और होना भी यही चाहिए कि हम देखिए धरती पूजनीय होती है, हम भारत के किसी भी भाग में रहते हों, लेकिन भारत माता हमारी माता, और जहाँ पे भी जो भी कुछ हुआ उसकी वजह ये रही है कि देश की एकता, उसकी आज़ादी, अखंडता, जो भी बलिदान दिए गए उसके पीछे कोई न कोई कारण ये रहा, निजी स्वार्थ किसी का नहीं रहा। ये बहुत दूर नहीं है, चित्तौड़गढ़ से जहाँ की जौहर की भी हम चर्चाएं बहुत सुनते हैं, उसी तरह का ये एक नरसंहार रहा जिसमें अपने प्राणों की आहुति दी गई। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि हम इतिहास की समीक्षा को लेकर के कई बार चर्चाएं सुनते हैं, पाठ्यक्रमों में बदलाव कर देते हैं, आइडियोलॉजिकल बदलाव करते हैं, क्या लगता है अब आपको कि वास्तव में इतिहास के पन्नों में अगर मानगढ़ धाम जैसी जगह या इसके तरह और भी कोई उपेक्षित कोई पृष्ठ रहे हों तो क्या वास्तव में इस पीढ़ी को सिखाने और दिखाने की जरूरत है? क्योंकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हम ये कहते हों कि युवा पीढ़ी, आज की पीढ़ी मोबाइल पीढ़ी हो गई है, लेकिन किसी भी बच्चे से बात करें, सर DNA वही से हिंदुस्तान का है। जब बात आज़ादी के सितारों की आती है तो उनका भी खून खोल उठता है। मैं देखता हूँ बच्चों को कई बार, जैसे हम गए तो जलियांवाला बाग को देख करके जब निकल रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी आप बातें सुनिए कि अगर आज उनके सामने को क्रांति हो तो शायद वो जान दे दें। तो हिंदुस्तान का DNA नहीं बदला है, वो वही है, वही आक्रोश आज भी है, वो तलवार आज खामोश नहीं हुई है। लेकिन क्या वास्तव में उन पन्नों को या उस पृष्ठभूमि को अभी खंगालने की आवश्यकता है जहां कभी कोई दबी हुई हो? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय राजनीति में जो लोकतंत्र का जो स्थान है ना, वो इतना बहुत ही रोचक है। आज दुनिया में लोकतंत्र को अगर आप देखें तो भारत में जो लोकतंत्र है उसकी मिसाल देना बड़ा मुश्किल है कि ये कहीं और होगा। क्योंकि आप देखें कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है लोकतंत्र की व्यवस्था भी बदल जाती है। संविधान एक है, व्यवस्थाएं एक हैं, लेकिन उसमें भी नए नए तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं। आप देखें कि आपको याद होगा, हमने दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने की बातें होती थी, सरकार बदलने की बात होती थी, लेकिन हमने राजनीतिक तंत्र में, लोकतंत्र में उसका भी तोड़ निकाल लिया। तो ये लोकतंत्र में व्यवस्थाएं थी जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमने उन सब चीज़ों को सरोकार किया है और लोकतंत्र में जितनी भी संभावना है हमने उसका प्रयोग किया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदिवासियों का जो मुद्दा अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, सवाल यह है कि अब तक वो हमारे लोकतंत्र की मुख्य धारा में एक मुख्य भूमिका नहीं निभा पाया। तो सभी लोग
आज चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन सभी ने समझा कि ये जो उपेक्षित वर्ग है इसका राजनीति में समुचित उपयोग होना चाहिए, इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि नई नई संभावनाओं पर जो काम हो रहा है, जो अब तक नहीं हुआ 1947 के बाद में अब तक, तो मेरा मानना है कि ये ऐसा समय आया है जब इन राजनीतिक दलों में चेतनापन भी है कि जिसने लोकतंत्र में प्रभावी रूप से भूमिका नहीं निभाई, उनकी प्रभावी भूमिका बनाई जाए, उनको आगे लाया जाए और उनको देश के विकास में, प्रदेश के विकास में उनका हिस्सेदार बनाया जाए। तो जो ये आदिवासियों की गुजरात, राजस्थान, पंजाब में लगभग 100 विधानसभा सीटें हैं, तो 100 विधानसभा सीटों का चंक 25 राजस्थान में है, लगभग 27-28 के करीब मध्य प्रदेश में है और 45 के आसपास ये गुजरात में है। तो ये बहुत बड़ा चंक है और 100 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आदिवासियों का बहुमत है, उनका अधिकार है, तो मैं समझता हूं उनकी विकास की धारा में देश में और प्रदेश में उनकी धारा होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीतिक दल, जो मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस हैं, आज उन्होंने सामूहिक विचार कर उनको आगे लाने का प्रयास किया है, उनको आगे टारगेट किया है, उनको ध्येय किया है। तो मेरा मानना है कि इस समाज के साथ न्याय हो रहा है जो अब तक नहीं मिला था। और मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे देश के जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो सब मिलकर वहाँ मानगढ़ धाम में आएंगे और ये चेतना इस आदिवासी जगत में, उसमें राजनीतिक चेतना भी जागृत करेंगे, उनके विकास की बात भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये देश के इतिहास के लिए और सामाजिक वातावरण के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, सियासत के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप उन पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये गुजारिश भी करूंगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग उस रूट को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये शहादत है और इसमें हमारा नमन तभी हो सकता है कि हम उस रूट को नहीं छोड़ें कि हाँ वास्तव में शहादत को हम नमन कर सकते हैं। अदरवाइज तो एक एजेंडे बेस पे चले जाएंगे कि अपना इनका एक एजेंडा अलग है, क्यों जूझ रहे हैं और क्यों चर्चा कर रहे हैं। सुदर्शन, क्या लगता है आपको कि मानगढ़ चली देर से ही सही, और कई बार न्याय मिलने में हमारे यहाँ एक सिस्टम भी है, न्याय मिलने में वक्त लग जाता है। कई लोगों को राहत और सुकून तब मिलता है जब फैसला आता है, कितने सालों तक जूझते हैं। राष्ट्रीय स्मारक बनता है तो खैर अब पता नहीं, ये हमने किसी ने देखा नहीं कि आदमी की मौत के बाद में वो कुछ चीज़ें देख पाता है, नहीं देख पाता, लेकिन हमें एहसास ज़रूर होता है कि उनकी शहादत को हम वो रेस्पेक्ट जरूर दे पाएंगे। रेस्पेक्ट तो हर वक्त मिलता है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्मारक मिलेगा, सबकी डिमांड है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, एक सामूहिक और सर्वदलीय चर्चा मैं इसे कहूँगा कि वो डिमांड है उनकी। पर क्या लगता है आपको कि वास्तव में अगर ऐसे कुछ और भी घटनाक्रम हैं जो अभी भी दबे हुए हों, जिन्हें लाना चाहिए? क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें हैं उपेक्षित, इस वजह से कह सकते हैं कि उनको मान सम्मान नहीं मिल पाया तो उपेक्षित लगता है। बाकी चर्चाएं सुनते हैं, लेकिन केवल बस एक छोटे से पाठ्यक्रम तक हम उसे सीमित नहीं रखें। वास्तव में इतिहास के पन्नों में वहाँ उनको वो स्थान मिलना चाहिए कि कोई भी पढ़ता है तो उसे लगे कि हाँ वास्तव में हमारे इतिहास में इस तरह भी हुआ है। तो क्या लगता है कि वास्तव में खंगाला जाना चाहिए अभी से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा योगेन जी, इसको खंगाला जाना चाहिए। और जिस तरीके से इतना बड़ा ये मूवमेंट हो रहा है, 3 स्टेट्स के वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल वहाँ पर गुजरात के आ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट, और साथ में आपने भी कहा कि जो पॉपुलेशन है तीनों स्टेट्स की अगर हम बात करें तो आदिवासी बाहुल्य तीनों ही स्टेट्स में हम देखते हैं कि आदिवासी बाहुल्य स्टेट्स हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो 8 ज़िले हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्थान इसको कहा जाता है। और जिस तरीके से अभी आप सबने इसमें चर्चा की कि वहाँ पर 1500 जो लोग थे उनकी वहाँ पर शहादत हुई है, और जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 500 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। तो धीरे धीरे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, ये एक अच्छी बात है और आगे भी आनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए यूँ अगर इसमें कहीं कोई बात नहीं है, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां अगर फॉर्म हुई हैं तो उसकी वजह यह है कि वो उन्हें एक लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि अपनी बात रखने का, चुनाव लड़ने का, उसे हम खारिज नहीं कर सकते। ये तीनों राज्यों का एक संगम पॉइंट इसे कहूँगा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, लगभग 100 सीट के आसपास विधानसभा की, और बताया जाता है कि 3 दर्जन के आसपास लोकसभा की सीटें इस क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो एक बड़ा समूह, बड़ा वोट बैंक, बड़ा नज़रिया ये होता है। ये जनता पे फैसला छोड़ना चाहिए कि, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो देना चाहिए, वो जनता तय करे कि वास्तव में किसके लिए रहा और किसके प्रयास रहे। प्रयास किसी के भी हों, लेकिन हमें जो अब से पहले उनको देना चाहिए तो वो दे नहीं पाए, लेकिन चलिए देर से ही सही है, मिलना चाहिए, बड़ी बात यह है। और वोट बैंक की अगर जहाँ तक बात होती है, जहाँ चर्चाएं हो रही हैं, हमने कोशिश की कि इस पॉइंट को ना छुएं,
लेकिन बस मैं थोड़ा सा एक उसका जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वहाँ का एक ज्योग्राफिकल वो है, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैनेश्वर और मानगढ़ धाम दो ऐसे धाम हैं आदिवासियों के, कहूँ कि कुंभ स्थल जिसे कहा जाता है, एक धर्म स्थल कहा जाता है। और केवल बात आदिवासियों की नहीं, हम जब वहाँ देखते हैं तो हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति के लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं। वो रेस्पेक्ट उसी तरह से है। तो ये सम्मान तभी बन पाता है कि वास्तव में हम कुछ चीज़ों को ऐसा छोड़ के रखें कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे शहादत नहीं करनी है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह की जो चीज़ें होती हैं, लोग यही कहने के लिए जाता है कि मुझे आंख बंद करके क्या सोचते हैं। अगर वास्तव में हम कुछ एक यूँ कहूँ कि एक आस्था होती है, कोई नास्तिक हो तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आस्था किसी की होती है और आंख मूंद करके अपने किसी भी इष्ट के सामने बैठता, तो शायद यही मांगता होगा कि सबको खुशहाल रखो, शांति मिले। वो शांत रहेगा तभी जब सामने शांति रहेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको लेकर के हम चर्चाएं करते हैं। राजनीतिक मायने अपनी जगह है, लेकिन ये वास्तव में उस तरह का पॉइंट है। और अगर ये जो सभा उसके अंदर एक समग्र विचार की तरह से होती है, राजनीतिकरण नहीं होता है, और जो राजस्थान के लोग सोच रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोगों भी जो डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्मारक मिले, तो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है और शायद सभी का मानना होगा कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा राजस्थान के इतिहास के लिए, देश के इतिहास के लिए। क्यों जलियांवाला बाग का जब कांड हुआ था, केवल पंजाब के लिए नहीं हुआ था कि अमृतसर के पास में स्वर्ण मंदिर के बाहर जलियांवाला बाग है और वहाँ पे सिर्फ इसी वजह से कि पंजाब की क्रांति नहीं थी, वो देश की क्रांति थी। इसी तरह से मानगढ़ धाम की भी जो क्रांति हुई, उसके पीछे की वजह यही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम कोई आदिवासी बेल्ट हैं उसको मुक्त कराना चाहते हैं या राजस्थान की इस धरा को मुक्त कराना चाहते हैं। एक ही एजेंडा था कि अंग्रेजी हुकूमत को हम घुटने टिका सकें, और चाहे हमारी शहादत है वो बेकार ना जाए, आने वाली पीढ़ी इसमें आज़ादी की सांस ले सके। और आज जो हम बात कर पा रहे हैं, खुल करके बोल पा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह भी यही है। जो इस तरह की शहादत थी, उसी के वजह से आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं, हम खुली सांसें ले पा रहे हैं, हम आगे बढ़ पा रहे हैं, विकास की वो तस्वीर देख पा रहे हैं। कोई किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा, सब खुल करके चर्चा कर पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।